तो लाख टके की बात में खबरों को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात सियासत की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है और उन सीटों की लिस्ट बनाई जा रही है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। साथ ही ये भी तय किए जा रही हैं कि बीजेपी की वीआईपी सीटों पर किस पार्टी से उम्मीदवार उतारे जाए, यानी कि इंडी गठबंधन की नजर बीजेपी की वीआईपी सीटों पर है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के खिलाफ कृष्णा पटेल को मैदान में उतारा जा सकता है। लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ रविदास मेहरोत्रा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। संजीव बालियान के खिलाफ जयंत चौधरी की पत्नी को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से जीतने वाली सीटों का ब्यौरा भी मांगा है। वहीं ये भी साफ कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी परंपरागत सीट कांग्रेस को नहीं देगी। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट की गठबंधन में सीट शेयरिंग से वीआईपी प्लानिंग तक रणनीति क्या है। मोदी योगी से मुकाबला है। विकास बनाम परिवारवाद का बोलबाला है और उन चेहरों पर भरोसा जो विपक्ष से हैं, जिन्हें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने उतारना है, जिनकी लिस्ट करीब करीब तैयार हो चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। दरअसल 80 सीटों पर एसपी ने प्रभारी तैनात किए हैं। बीजेपी की वीआईपी सीट पर खास फोकस है। बीजेपी की जमीनी तैयारियों पर भी नजर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस और आरएलडी के साथ बीजेपी के उन अभेद्य किलों को टारगेट कर रही है जिस पर जीतने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जीतना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने के लिए ये सब व्याख्याएं करती है कि अभेद्य किला है और हम सपा की जीती हुई सीटें जीत लेंगे। मुख्यमंत्री खुद अपनी लोकसभा गोरखपुर को हार चुके हैं। उप मुख्यमंत्री खुद अपनी लोकसभा को हार चुके हैं। अभी घोसी में पूरी ताकत लगा दी सरकार ने, फिर भी हार गए। समाजवादी पार्टी सारे लखनऊ से लेके जितने भी बड़ी सीटों को वो बात करते हैं, सब पे तैयारी कर रही है। ज़मीन पे उसके लोग प्रभारी बने हुए हैं, उसके संगठन के स्तर पर काम हो रहा है और कोई भी सीट अवैध नहीं है। कोई ऐसी सीट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट हो। इस दिशा में समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता नेता सब काम कर रहे हैं। दरअसल यूपी की अहम लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल प्रत्याशी उतार सकते हैं। बड़े और नामचीन नेताओं की चर्चा चल रही है, जिसमें लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ रविदास मेहरोत्रा, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कृष्णा पटेल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान के खिलाफ जयंत चौधरी की पत्नी चारू को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के इन अभेद्य किलों को समाजवादी पार्टी की रणनीति तोड़ पाएगी। कांग्रेस, सपा और तमाम ऐसे दल जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जहां गरीबों के लिए घृणा, जहां जाति और पंथ मजहब की राजनीति हुई है, आतंकियों के लिए जिनके मन में संवेदना रही है, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को हराएगी। फिर प्रत्याशी चाहे जो हो। विपक्षी दल विशेष रूप से सपा उन सारे सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को ढूंढ रही है जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता लड़ेंगे और इसके लिए इसमें विशेष रूप से लखनऊ है, वाराणसी है, मुजफ्फरनगर है, जहां पर जाट बेल्ट जिसे कहते हैं, तो वहां पर भी प्रत्याशियों का चयन के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं। हालांकि इन सबके इतर चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से जीतने वाली सीटों की लिस्ट मांगी है और कहा है कांग्रेस पार्टी कहां लड़ेगी ये नहीं बताना है। कांग्रेस कहां जीत सकती है वो सीट बताएं। शहरी सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी बताएं। समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट नहीं देगी। यानी सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीट बंटवारे में टर्म कंडीशन भी लगा है। दरअसल अभी तो पूरा फोकस जो 5 प्रदेशों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी चूंकि वहां पर सीधे लड़ने वाली पार्टी है तो उसका पूरा फोकस उन प्रदेशों पर है। इंडिया का जहां तक सवाल है, इंडिया की कमेटियां बन चुकी हैं, उसकी सभी तरह की कमेटियां बन गई हैं और वो कमेटियां आपस में मिलती रहती हैं, बात करती रहती हैं और बड़े नेता भी आपस में जब जहां मौका मिलता है बात करते हैं।
मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगुवा की भूमिका में रहने वाली है या फिर कांग्रेस को कई सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव की रणनीति बीजेपी के वीआईपी सीटों पर है, ऐसे में कांग्रेस से मोल भाव काफी तनावपूर्ण रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग का पेच जो है अब सुलझ चुका है। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जो एमपी के विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। एमपी की सीधी से अगर बात करें तो राम प्रताप सिंह यादव जो है वो सपा से लड़ेंगे और एमपी के निवाड़ी से मीरा दीपक यादव को टिकट मिला है। एमपी के राजनगर से बृजगोपाल पटेल को समाजवादी पार्टी ने टिकट थमाया है, यानी कि मध्य प्रदेश में अब जितनी सीटें सपा चाहती थी उतनी सीटें कांग्रेस से उसे मिल चुकी है। तो क्या यही फॉर्मूला अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होने वाला है? इस पर सस्पेंस बरकरार है। इधर एनडीए में शामिल संजय निषाद ने आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। यात्रा का मकसद आरक्षण की पुरानी मांग के जरिए मछुआरा समाज को एकजुट करने का है। और इसके लिए संजय निषाद खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी मांग के साथ विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल संजय निषाद आरक्षण के लिए आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। वो मछुआरा समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर उनके समाज के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही कुछ बीजेपी के नेताओं पर भी संजय निषाद ने निशाना साधा है और कहा है कि सपा बसपा से आए नेता उनके खिलाफ है। यानी कि संजय निषाद अब आंदोलन के साथ ही उन तमाम नेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं जो आरक्षण की राह में बाधा बन रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन एक्टिव है, क्योंकि विपक्ष के हाथ लगे हथियार की धार को कुंद करने के लिए एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जुट गया है। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। यात्रा का मकसद आरक्षण की पुरानी मांग के जरिए मछुआरा समाज को एकजुट करना है। हमारा संविधान में 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति में गिनते रहे। हमारा नाम पिछड़ी में डालकर धोखा किया गया है और धोखेबाजों को पर्दाफाश करना है। हम ऑलरेडी, मैं ओयूपी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार है कि आरजीआई से पूछा कि ये कहाँ है, अनुसूचित में है पिछड़े में, उन्होंने लिख दिया कि नहीं, इनका हमारे यहाँ मैनुअल में केवल मल्ला मझवार में गिनती हुई थी। तो आज के दिन में समाज जाने कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो सपा और बसपा और कांग्रेस में रहे और इनके आरक्षण को लुटवाए और उनको बर्बाद कराए। दरअसल संजय निषाद का मकसद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजना है और मछुआरा आरक्षण पर गुमराह करने वालों को बेनकाब करना है। इसकी झलक तब दिखी जब पार्टी प्रमुख संजय निषाद के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा, विपक्ष ने मछुआरा समाज को धोखा दिया। बीजेपी की तारीफ में कहा, सीएम योगी ने आरक्षण में लिखित में मदद की, आरक्षण की मांग पर अमल नहीं किया। मोदी और अमित शाह से आरक्षण की मांग करेंगे। हालांकि इन सब से इतर संजय निषाद ने बीजेपी के भी कुछ नेताओं पर हमला किया और कहा, कुछ नेता सपा बसपा में रहने के बाद बीजेपी में हमारा विरोध कर रहे हैं, फिर भी एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा क्या विरोध करेंगे? वो समाज का सत्यानाश कराए। हाथी में रहे, उनके सामने लूटी गई वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन पर और इनके आरक्षण को लूटा स्टे किया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। सपा में रहे, कांग्रेस में, ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं और यहाँ आकर सोचते हैं कि राजनीति में उल्टा पुल्टा वोट के समाज को गुमराह किया। यहाँ भाजपा में आकर बीजेपी में है, ऊपर से तो लेवी लगा भाजपा में, लेकिन कहाँ नहीं ले, वो तो कहते भाजपा ही है। लेकिन उनका एक ही पैसा कि समाज जाता उनके पास, किसी जमीन की सुरक्षा के लिए जाएगा तो जमीन दिखाए। ये सारे लोग उनके निषादों के एक तरीके से हैं। दरअसल महाजनसंपर्क अभियान के जरिए संजय निषाद अपने समाज को जागरूक करने में जुटे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि किस सरकार में किसने साथ दिया। जितने भी वंचित वर्ग के नेता हैं
वो भारतीय जनता पार्टी से अपने समाज का हित नहीं करा सकते, समाज का भला नहीं करा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वंचित वर्गों का हिस्सा खाकर उनके साथ अन्याय करके ही राजनीति करती है। ये सत्ता के लिए जो जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ये असुविधाएं होती रहेंगी, नाराजगी होती रहेगी। देखना सिर्फ ये है कि वो सत्ता का लालच छोड़ के अपने समाज के लिए पीड़ित शोषित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी दल, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के साथ हमारा एक अटूट गठबंधन है और घमंडिया गठबंधन को हराने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दल अपने स्तर पर भी चुनावी तैयारी में जुटे हैं और कोशिश चुनावी मैदान में जाने से पहले अपने समाज को आरक्षण दिलाने की है, जिसकी शुरुआत संजय निषाद ने कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर और सैनी जातियों के बाद अब क्षत्रिय समाज अपनी राजनीतिक आवाज को धार देने लगा है। मेरठ में आयोजित शिविर में मुरादाबाद, सहारनपुर समेत 3 मंडलों के ठाकुर इकट्ठा हुए और एकजुटता का संदेश दिया। क्षत्रिय समाज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि बीजेपी नेता संगीत सोम रहे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा और आतंकवाद केंद्र में रहा। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये सियासी कसरत 24 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 7% ठाकुर आबादी है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से 2 ठाकुर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज से अब तक 5 मुख्यमंत्री बने हैं। 2022 में यूपी में 49 ठाकुर विधायक जीते थे। वहीं बीजेपी गठबंधन से 43 ठाकुर विधायक बने। वहीं समाजवादी पार्टी से 4 और बीएसपी से सिर्फ 1 ठाकुर एमएलए बने हैं। साथ ही आपको बता दें, कई सीटों पर ठाकुरों की भूमिका निर्णायक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का दबदबा है। और ऐसे में संगीत सोम की पहल एक बार फिर ठाकुरों को एकजुट करने का है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा के रण में जातीय राजनीति का शोर इतना ज्यादा है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे से ज्यादा कास्ट फैक्टर हावी है। त्यागी, जाट, गुर्जर और सैनी जातियों के बाद अब क्षत्रिय समाज अपनी राजनीतिक आवाज को धार देने के लिए मेरठ में एकजुट हुए। बीजेपी के चेतना शिविर में पूर्व विधायक संगीत सोम ने ठाकुर राजनीति की नई पिच तैयार की और संदेश 24 में प्रचंड जीत का दिया। समाज में यही हमने आपने देखा होगा कि हम आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। समाज इकट्ठा रहे, समाज इकट्ठा होकर एक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में काम करे। कोई बंटवारा नहीं है, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है और पूरा हिंदू समाज, बिल्कुल हिंदू समाज इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। बिल्कुल 100% हम इजराइल के समर्थन में और इजराइल के लोगों के साथ खड़े। हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। और हमास जैसे संगठन को जो इजराइल कर रहा है 100% सही कर रहा है। वहाँ के नागरिकों को बचाकर बाकी आतंकियों को कुचल देना चाहिए। जाट, गुज्जर की धुरी पर घूमती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर चेहरों का भी दबदबा रहा है, जो एक बार फिर अपनी भागीदारी बढ़ाने की कसरत में जुट गए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 7% ठाकुर आबादी है। 2022 में यूपी में 49 ठाकुर विधायक जीते थे। बीजेपी गठबंधन से 43 ठाकुर विधायक बने। समाजवादी पार्टी से 4 और बीएसपी से सिर्फ 1 ठाकुर विधायक बना। यानी ठाकुर और क्षत्रिय समाज के नेता यूपी की सियासत में खास भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब राजपूतों को साधने के लिए अभियान चला रही है। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। विभिन्न जातियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं। बीते दिनों मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई, अखिल भारतीय जाट महासभा हुई और आज मेरठ में ही क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी शिरकत की। क्षत्रिय समाज के लोग आज यहां पहुंचे और मिशन 2024 को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की, हुंकार भरी।
पश्चिमी यूपी में ठाकुरों की पॉलिटिक्स हिस्ट्री को समझें तो राजनाथ सिंह, सुरेश राणा, वीके सिंह, ठाकुर अमरपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, पंकज सिंह, सरधना से विधायक रहे संगीत सोम का नाम आता है, जो अपने समाज की भागीदारी में पार्टी के लिए अहम रोल निभा चुके हैं और निभा रहे हैं। और इसी लिहाज से वेस्ट यूपी में ठाकुरों की राजनीति में हिस्सेदारी को और बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लोकसभाओं में लाइन से क्षत्रिय समाज के सांसद हुआ करते थे और रिकॉर्ड निकाल लेना, लेकर मेरठ से और अलीगढ़ तक और सारे यहाँ तक हुआ करते थे। और आज ऐसी क्या कंडीशन हुई कि आज हमारा एक ही सांसद है गाजियाबाद में। हम अनुशासित लोग हैं और हम जो समाज को छिन्न भिन्न नहीं करते, तो इसका मतलब आपको जिनसे डर लगता है उनसे तो आप बात नहीं करेंगे। तो हम इस तरह से बात करते हैं, जब हम अनुशासित हैं हमको ऐसा मजबूर ना किया जाए। नहीं, इसकी तैयारी है, अभी 2 महीने का समय लगेगा। इसमें बड़ी तैयारी के साथ में खेड़ा में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी। यानी जो तस्वीर आज क्षत्रिय सम्मेलन की दिखी, उससे तो साफ है कि 8 लोकसभा और 40 विधानसभा सीट पर एक बार फिर राजपूत दम दिखाने वाले हैं। और इसी बहाने संगीत सोम लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की तान भी छेड़ते नजर आए। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने गुनहगारों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया, कैमरा खुद बोल देगा गुनहगार कौन है। साथ ही स्मार्ट और सेफ सिटी का मंत्र देते हुए सीएम ने कहा कि शहर की पहचान विकास कार्यों और सफाई से होती है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट और सेफ किया जा रहा है। जगह जगह पर सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें और सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है। अगर किसी ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया तो बच नहीं पाएगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के तहत मुख्य चौराहों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैंने गुनाह नहीं किया, कैमरा खुद बोल देगा कि गुनहगार कौन है। सिटी के अंदर जितने भी चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं, सीसीटीवी से कवर होंगे। वहां की व्यवस्था ट्रैफिक का ऑटो मोड पर संचालित होगा। लेकिन अगर कहीं किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, कोई चोरी डकैती डालने का प्रयास किया, तो सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद होता रहेगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है, वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा, सब कुछ बता देगा और वे सभी चीज एक जगह से मॉनिटर की जा सकती है। नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर महानगर को सीएम योगी ने 233 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की पहचान विकास कार्यों और सफाई से होती है। शहर के प्रवेश मार्गों पर गिराए गए कूड़े से लोगों के अंदर शहर के बारे में गलत धारणा बनती है। आम के आम और गुठली के दाम। आपको कूड़ा प्रबंधन के कार्य के लिए अपने खर्चे से जो प्लांट लगाते और उसको चलाने में जो खर्चा आता, उससे आपकी बचत हो गई। आपको केवल कूड़ा का कलेक्शन करना है और उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करना है। बाकी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की, वहां के सारे खर्चे की व्यवस्था एनटीपीसी की। केवल एनटीपीसी को उस प्लांट को चलाने के लिए 500 टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए। जानकारी के मुताबिक सहजनवा में चारकोल प्लांट की स्थापना और सोलर सिटी के रूप में शहर को विकसित करने को लेकर नगर निगम के 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे। चारकोल और सोलर प्लांट की स्थापना होगी। 500 टन रोजाना कूड़े का निस्तारण होगा। इस कूड़े से चारकोल यानी हरित कोयला बनेगा। योजनाओं से 25 साल में 800 करोड़ रुपए बचेंगे। यानी कि सीएम योगी का मंत्र आम के आम गुठलियों के दाम का मकसद यही है। नगर निगम की ओर से विकास के, नगर निगम में
विकास की 234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। गोरखपुर में पार्षदों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रस्ताव समय समय पर आए हैं अलग अलग योजना के, वे स्मार्ट सिटी मिशन में होंगे, यहां पे वित्त आयोग के सिफारिशों से संबंधित होंगे, अन्य विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए होंगे जो गोरखपुर की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करते हैं। हालांकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट और सेफ सिटी के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिसकी शुरुआत करीब करीब सभी शहरों में हो चुकी है और अब शहरों को स्मार्ट और बचत के लिए चारकोल और सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाली मां आदिशक्ति की परंपरागत पूजा जारी है। नवरात्र के पहले दिन मंदिर परिसर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर कलश स्थापित किया और मां भगवती के पहले स्वरूप शैलपुत्र की आराधना की। और इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत की। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलश की स्थापना की और मां शैलपुत्री की आराधना की, क्योंकि आज से ही नवरात्र की शुरुआत है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर ही हर बार देखा जाता है कि 9 देवियों की पूजा करते हैं और साथ ही आज से नवरात्र की शुरुआत है और आज कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो मां दुर्गा की शक्ति और साथ ही मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में मौजूद है, अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और ये सीएम योगी आदित्यनाथ जब कलश स्थापना की उसके बाद पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई है। हादसा पनकी बाईपास और सचिंडी के बीच सराय मीता के सामने हुआ। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया तो चलते ट्रक में आग लगी। हादसे की ये खबर आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। पनकी बाईपास और सचिंडी के बीच सराय मीता के सामने यह हादसा हुआ है जब चलते ट्रक में आग लगी। ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन हाईवे पर आग लगने की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद ट्रैफिक चालू हो पाया। इधर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर को गिरफ्तार किया गया। हुलिया बदलकर मुजफ्फर भागने की फिराक में था, उसने बुर्का पहन रखा था। पुलिस ने गेस्ट हाउस में घेराबंदी करके मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करी के पुराने मामले में मुजफ्फर वांटेड चल रहा था। थाना पूरा मुफ्ती के बमरौली से मुजफ्फर की गिरफ्तारी की गई है। कौड़ीहार से मुजफ्फर ब्लॉक प्रमुख है और उसके खिलाफ प्रदेश में 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।